अंग था, ऐसा वातावरण बनाएंगे कि देश में बचेगा नहीं कोई। और इसलिए बड़े बड़े लोग, सरकार के बड़े बड़े रिटायर्ड अफसर सड़क पर आ गए। जिस दिन मार्च होना था, बसें रोकी, उतरो, कहाँ जा रहे हो, उस तरफ क्यों जा रहे हो, आज मत जाओ, कल जाना। और ऐसा वातावरण बना, लॉन्ग मार्च, मिनी मार्च सब फ्लॉप कर गया। कोई आदमी लखनऊ क्रॉस ही नहीं कर सका। अयोध्या के चारों ओर 150 किलोमीटर के अंदर कोई मुसलमान किसी भी वाहन से नहीं घुस पाया। ये बातें सब हैं 1986 के पश्चात की। और इस प्रकार ये वातावरण धीरे धीरे गरमाया। दिल्ली में साधु संतों की एक बैठक बुलाई गई, उसको कहा गया धर्म संसद। और ये हुआ कि भाई इसको हटाएंगे तो नाम क्या दें। नाम देने के लिए भी एक ऐसी 10-12 लोगों की मीटिंग हुई थी, मैं उस मीटिंग में हिस्सा था। एक कार्यकर्ता ने सुझाव दिया, भाई सिखों में गुरुद्वारे में कार सेवा होती है, लोग श्रद्धा से भगवान की सेवा करने आते हैं, बर्तन मांजते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं और अपना धंधा भी करते हैं। तो जो पंजाब की परंपराओं से देश में कहीं भी जुड़ा होगा वो कार सेवा का शब्द समझ जाएगा, और इसलिए इसको कार सेवा कहो। यहीं से कार सेवा शब्द दिया गया और वो कार सेवक चल पड़ा। ये धर्म संसद दिल्ली में हुई थी और यहां घोषणा हुई 30 अक्टूबर को कार सेवा करेंगे। मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बन गए थे। उन्होंने घोषणा कर दी, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो अब कार सेवा से ज्यादा महत्वपूर्ण बात हो गई कि परिंदा पर मारेगा कि नहीं मारेगा। पत्रकार ने भी इसमें आग में घी डालने का काम किया। किसी पत्रकार ने कह दिया, अगर हेलीकॉप्टर से भी फावड़ा गिरा दोगे तो हम मान लेंगे कार सेवा हो गई। तब ये हुआ, अब इस चुनौती को स्वीकार करो। मैं अच्छी तरह से जानता हूं, उस समय के पुलिस के एक आईजी दिल्ली कार्यालय में अशोक जी को मिलने आए थे, और आप ये पीछे हट जाइए, जिद मत करिए, प्रतिबंध लग गया तो पुलिस क्या क्या करेगी। अशोक जी ने कहा, आपने भी आरएसएस के लोग देखे नहीं हैं, एक मरेगा दूसरा आगे बढ़ेगा, झंडा थाम लेगा, फिर आगे चलेंगे। और फिर वैसा ही हुआ। अशोक जी 3 दिन पहले ही एक मोटरसाइकिल पर बैठकर सुल्तानपुर से, वहाँ के विभाग प्रचारक अभी भी हैं जिंदे, अयोध्या में रहते हैं, उन्होंने आराम से उनको रात के अंधेरे में अयोध्या में पहुंचा दिया। श्रीश चंद्र दीक्षित भी पहुंच गए। हजारों लोग चारों तरफ से इकट्ठे हो गए। कौन कैसे आया, किस रास्ते से घुसा, ईश्वर के अलावा कोई जानता नहीं। 30 अक्टूबर की घटनाएं सर्वज्ञात हैं। गोलीकांड हो गया 2 नवंबर को 1990 में। यही समझना मुश्किल हो गया कितने लोग मरे हैं। कलकत्ता के दोनों सगे भाइयों को तो घर से बाहर निकालकर कनपट्टी पर बंदूक की नाल रखकर मारा गया था। तो इस हादसे में से बाहर निकलना था। दिल्ली में फिर सब इकट्ठे बैठे संघ कार्यालय में, और किसी तरह से इसको शमन करो। मैं रिकॉर्ड किए दे रहा हूं। उस समय कौशल किशोर जी जिंदे थे। कौशल किशोर जी के मुलायम सिंह से बड़े अच्छे रिश्ते थे। कौशल किशोर जी संघ के अखिल भारतीय अधिकारी थे। उन्होंने मुलायम सिंह को बात की, खुद लखनऊ गए, और ये तय हुआ कि जितने लोग अयोध्या में हैं सबको दर्शन कराओ और धीरे धीरे बाहर भेज दो, और फिर एक 10-15 दिन का कार्यक्रम रखो। सारे हिंदुस्तान के लोगों को कहो अयोध्या आएं, भगवान के दर्शन करें और चले जाएं, तो लोगों का गुस्सा शांत हो जाएगा। और ये कार्यक्रम किया गया, मुलायम सिंह की उपस्थिति में ही किया गया। लोगों का शमन हुआ। तब ये बात आई, इतने लोग मर गए, इनकी अस्थियों का विसर्जन ठीक होना चाहिए, सारे देश को इनकी अस्थियों का पूजन करने का अवसर मिले। हमारे लिए था ये आंदोलन जन जन के हृदय में पहुंचाएं, और इस प्रकार उन अस्थि के कलश सारे हिंदुस्तान को भेजे गए। लोगों ने अपने अपने ढंग से उनका भ्रमण कराया, जनता ने पूजन किया, और अपने अपने क्षेत्र की पवित्र नदियों में उनका विसर्जन हुआ। प्रयागराज में भी हुआ 1991, ठीक
14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन हुआ। तब दोबारा कार सेवा करेंगे। उसके पहले 6 महीने का एक धार्मिक अनुष्ठान करेंगे अयोध्या में। 9 जुलाई से वो शुरू करने की योजना बनी। हमने वहाँ ज़मीनें खरीद रखी थी। हमको यूपी गवर्नमेंट ने ज़मीनें लीज पर दी थी। हमने अपनी लैंड में वो यज्ञशालाएं बनवाई और फिर जो हमारी ज़मीन थी उस ज़मीन में हमने भावी मंदिर की नींव ढालने का काम शुरू किया। 14-15 दिन ये काम चला। उस समय के प्रधानमंत्री श्री जगजीवन राम जी ने कहा कि 4 महीने का समय मुझे दे दो। संतों ने उनकी बात मान ली। नरसिम्हा राव जी ने कहा 4 महीने का समय मुझे दे दो। संतों ने उनकी बात मान ली और जो नींव की ढलाई का काम था उसको डाइवर्ट कर दिया कहीं और तब उसके बाद 6 दिसंबर की योजना बनी। इसके बाद का इतिहास आप जानते हैं। 84 से लेकर 92 तक कितने प्रकार के कार्यक्रम किए और इस बात को गांव-गांव पहुंचाया गया। मैं उत्तर प्रदेश का एक प्रकरण सुनाता हूं। हम उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता सब इकट्ठे बैठे, अपने उत्तर प्रदेश को कैसे जगाया जाए। तो ये हुआ 1 महीने तक प्रत्येक सोमवार को अपने घर की छत पर खड़े होकर 5 मिनट तक थाली बजाएंगे। तो किसी ने छत पर बजाई तो किसी ने चौराहे पर बजाई। जितनी ज़्यादा थालियां बजी, इसका अर्थ यह है, आसपास की जनता ने पूछा थाली क्यों बजा रहे हो। अब थाली बजाने से कुछ नहीं होता, लेकिन जनता पूछती थाली क्यों बजा रहे हो। हम कहते थे अयोध्या में मार्च करने जा रहे हैं, उसके विरोध में बजा रहे हैं। हमारी बात जनता तक पहुंचाने का हमने ये रास्ता निकाला। हमने देश का आह्वान किया था, होली आने वाली है, होली पर परिक्रमा करो, संकल्प लो, मार्च नहीं होने देंगे। छोटे कार्यक्रम जिसको आप हास्यास्पद बोल सकते हैं, हमने उन कार्यक्रमों के माध्यम से इस आंदोलन को अयोध्या से शुरू करके हिंदुस्तान के 3 लाख गांवों में परंतु 8 साल तक काम करके पहुंचाया। ये सुप्रीम कोर्ट की तो घटना उसके बाद की है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का प्रकरण उसके बाद का है। लाओ, मैं सुन। तो वो रिकॉर्डिंग में नहीं है। लाओ। कैसे हाई कोर्ट में जो डिसीजन हुआ 2:1 में डिवाइड किया जाए। इसके बाद तो मानने के बाद तो कोर्ट ही चला और कुछ नहीं चला। ऑन कर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में विवादित भूमि से जुड़े मुकदमों का ट्रायल, ओरिजिनल ट्रायल प्रारंभ हुआ। ओरिजिनल ट्रायल का अर्थ है गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने का काम भी हाई कोर्ट में हुआ। 3 न्यायाधीशों की बेंच बनी। इस बेंच को प्रतिदिन सुनवाई करने का आदेश था। सामान्यतः 4.5 घंटे रोज बैठते थे। इस बेंच के पास दूसरा कोई काम नहीं था। अगर किसी जज को छुट्टी पर जाना होता था तो 1 दिन 2 दिन पहले बताते थे, भाई अमुक दिन हम नहीं बैठेंगे। और इस प्रकार ये 15 साल तक बेंच चली। 15 साल में 13 बार किसी न किसी न्यायाधीश का रिटायरमेंट हो गया और इसलिए 14 बार ये बेंच रीफ्रेम हुई, रीफॉर्म हुई। इसी में इस प्रश्न का उत्तर ढूंढा गया कि 1528 के पहले क्या था, इसका
आई विटनेस कौन है, इसका आंखों दिखने वाला प्रमाण कहां से लाएं? किताब में है, आंखों से दिखने वाला प्रमाण चाहिए। तब आर्कियोलॉजी से जुड़े लोगों ने कहा, जब कोई चीज तोड़ी जाती है, जब कोई बिल्डिंग अपने आप गिर जाती है, तो जमीन के ऊपर का जो सुपर स्ट्रक्चर है वो गिरता है। जमीन के नीचे की जो नींव आदि है वो कभी कोई हटाता नहीं। आंधी तूफान में दीवार गिर जाएगी, तो हमको जमीन के नीचे जाकर झांकना चाहिए, देखना चाहिए वहां कुछ है या नहीं है। इस बात पर सबकी सहमति बन गई। इसके लिए हुआ खुदाई करो, खुदाई का विरोध किया गया, हम खुदाई नहीं होने देंगे। तब फिर जमीन के नीचे फोटो खींचने के काम पर सहमति बनी और हाई कोर्ट ने कहा, भाई जमीन के नीचे राडार तरंगों से फोटोग्राफी करके पता लगाओ नीचे क्या है। भारतवर्ष में कोई विशेषज्ञ नहीं मिला। तब दिल्ली की एक मल्टीनेशनल किसी कंपनी ने कहा, हमारे एक्सपर्ट कनाडा के हैं, आप अगर उन्हें बुलाएंगे वो आकर ये काम कर सकते हैं। उनको आदेश दिया गया, कनाडा के विशेषज्ञ आए, उन्होंने लगभग 70 स्थानों पर अपने कैमरे रखकर जमीन के नीचे 16.5 फीट गहराई तक के फोटो खींचकर कोर्ट को दिए, अपनी रिपोर्ट दी। और उस रिपोर्ट का 10 लाइन का कंक्लूजन उन्होंने लिखा है, वो मैंने छाप कर दिया है। उसमें उनका कहना है कि जमीन के नीचे दूर दूर तक एक बिल्डिंग हमें दिखाई दे रही है, परंतु इसको वैज्ञानिक तरीके से खुदाई करके देखा जाना चाहिए। ये घटना 2003 की है। तब भारत सरकार के पुरातत्व विभाग को फोटोग्राफिक वाले बिंदुओं पर खुदाई करके फोटोग्राफिक रिपोर्ट की सच्चाई जानने के लिए कहा गया। इसको एक्सकवेशन कहा गया है। उस एक्सकवेशन में जो सामान मिला, जो रचनाएं मिली, उसके आधार पर आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट ने लिखा कि यहां कोई न कोई एक हिंदू टेम्पल जरूर था। यही आंखों देखा सत्य है, बाकी सब तो किताबों की बातें थी। ये रिपोर्ट हाई कोर्ट को प्रस्तुत की गई। वो रिपोर्ट रिकॉर्ड पर है, 2 वॉल्यूम है। एक वॉल्यूम में टेक्स्ट है, दूसरे वॉल्यूम में फोटोग्राफ्स हैं। उन्होंने लिखा है कि यहाँ नॉर्दर्न इंडियन स्टाइल का कोई टेम्पल जरूर था। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के विशेषज्ञों ने नीचे प्राप्त रचना के आधार पर एक काल्पनिक ड्राइंग खड़ी करके भी दी है, मंदिर ऐसा रहा होगा। वो काल्पनिक ड्राइंग भी, वो इमेजिनेशन ड्राइंग का, नीचे की रचनाओं के आधार पर, और उन्होंने ड्राइंग बना दी कंप्यूटर से। ये प्रीवियस टेम्पल, प्रीवियस स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। और इस प्रकार ये फैसला 15 साल की हियरिंग के बाद सितंबर 2010 में हुआ। इस फैसले को टालने की कोशिश उन लोगों ने की जिनको अपनी पराजय दिख रही थी, और वो सुप्रीम कोर्ट में आ गए कि फैसले को टाल दिया जाए, नहीं तो देश में दंगे हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया, और स्टे करने के बाद भगवान की कृपा ऐसी थी, जो न्यायाधीश बैठे थे उन्होंने 4-5 दिन बाद ही उसकी सुनवाई कर ली, और सुनवाई करके कहा कि हम स्टे वेकेट करते हैं, निर्णय सुनाया जाए। आदेश होते ही विदिन 2 आवर्स लखनऊ में घोषणा हो गई, 30 सितंबर को जजमेंट सुनाएंगे, और जजमेंट सुना दिया गया। तीनों न्यायाधीशों ने अपना अपना जजमेंट अलग अलग लिखा है। सुधीर अग्रवाल नाम के न्यायाधीश ने सामान्यतया 5,500 पृष्ठों में अपना निर्णय लिखा है। डीवी शर्मा नाम के न्यायाधीश ने
सामान्यतया 2500 से कुछ अधिक पृष्ठों में लिखा है। और एसयू खान नाम के मुस्लिम जज थे, उन्होंने कोई 250-275 पृष्ठों पर लिखा है। 2-4 बिंदुओं पर अपनी स्वतंत्र राय रखने के बाद उन्होंने कहा है बाकी सब बिंदुओं पर मैं सुधीर अग्रवाल के निर्णय से अपनी सहमति व्यक्त करता हूं। इस प्रकार ये लगभग 3 न्यायाधीशों का 8500 पृष्ठों का जजमेंट है जो 30 सितंबर 2010 को हुआ। इसमें उन्होंने निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के मुकदमे डिसमिस कर दिए और ये लिखा कि सूट इज डिसमिस्ड, नो रिलीफ कैन बी ग्रांटेड। तो भी उन्होंने उस विवादित भूमि के 3 हिस्से करके, एक हिस्सा निर्मोही अखाड़ा, दूसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड और तीसरा हिस्सा रामलला को दे दिया। किसी भी पार्टी ने भूमि के बंटवारे की मांग नहीं की थी। ये मुकदमा भूमि के बंटवारे का नहीं था। कोई इशू भूमि के बंटवारे से संबंधित तैयार नहीं हुआ था। कोई डॉक्यूमेंट भी भूमि के बंटवारे का नहीं था। सबने कहा कि ये प्लेंट, ये सूट पार्टीशन सूट नहीं है और इसलिए ये बंटवारा हमें स्वीकार नहीं। रामलला की ओर से अपील सुप्रीम कोर्ट में आई बंटवारे के विरुद्ध। सुन्नी वक्फ बोर्ड और मुस्लिमों की अपील आई अपने डिसमिसल के विरुद्ध। ये अपीलें सामान्यतया दिसंबर 2010 अथवा जनवरी 2011 तक विद इन दी टाइम फ्रेम जो लिमिट है उसमें दायर हो गई। कितना दुख होता है सुनकर समझकर, इतने नाजुक संवेदनशील विषय पर सर्वोच्च न्यायालय ने लगभग 6 साल यूं ही गंवा दिए, हमारी फाइल खोलकर ही नहीं देखी गई। रामलला के वकीलों ने अनेक बार अत्यंत विनम्रता से